हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका ये अपना यूट्यूब चैनल GCC PYKMR पे। आज हम लोग एक नया टॉपिक को देखेंगे। वह कौन सा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इससे पहले हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक को देख चुके हैं। वह था क्या? संसाधन एवं उनके उपयोग एवं कृषि। इन दोनों से हम लोग 80 प्रश्न करवा चुके हैं, ऑब्जेक्टिव केवल। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन को देखेंगे। इससे भी हम लोग 50 प्लस ऑब्जेक्टिव करेंगे। यदि आपके एग्ज़ाम में बोर्ड एग्ज़ाम हो या किसी भी प्रकार के किसी स्टेट एग्ज़ाम का बोर्ड एग्ज़ाम हो, बिहार बोर्ड के अलावा भी किसी स्टेट के बोर्ड एग्ज़ाम हो, उसमें भी ये प्रश्न बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। और यदि आप इतना ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं चैप्टर वाइज, तो आप किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से आपको प्रश्न बाहर नहीं देखने को मिलेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। आज नया टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। आज भी 50 प्लस प्रश्न है। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रश्न है, ऑप्शन है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। यहाँ किस में हो जाएगा? कांच में। ऑप्शन नंबर डी। यदि ये पूछे कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है तो किस में हो जाएगा? निर्वात में हो जाएगा। उनके बाद किस में होगा? उनके बाद वायु में हो जाएगा। उनके बाद किस में होगा? उनके बाद जल में हो जाएगा। उनके बाद क्या आएगा? कांच। इसमें पूछा है न्यूनतम, यानी सबसे कम प्रकाश का वेग कहाँ होगा? तो यहाँ कांच में होगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो क्या इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। उत्तल दर्पण का खासियत क्या है? ये बहुत बड़ा स्पेस को ये छोटा सा स्पेस में, ऐसे मानो कि इतना बड़ा दर्पण है, इतना बड़ा जगह को ये बहुत बड़ा स्पेस को, यानी बहुत बड़ा जगह को छोटा सा चीज़ में दिखा देता है। और ये समतल दर्पण का क्या गुण है? समतल दर्पण का ये गुण है, समतल दर्पण का खासियत है क्या? ये जो है समतल दर्पण, ये यदि इतना बड़ा वस्तु है, इनका प्रतिबिंब भी कितना बनेगा? जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगा। और जितना दूरी पर ये दर्पण से आगे है उतना ही दूरी पर ये दर्पण से पीछे बनेगा और वस्तु के बराबर बनेंगे। चलिए अगला हम लोग समझते हैं, अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण का काम क्या है? यदि वस्तु इतना बड़ा है तो वस्तु को दर्पण में इतना बड़ा इसका प्रतिबिंब बना के दिखाने का काम करता है। यानी ये क्या है? वस्तु है। ये क्या है? प्रतिबिंब है। यानी वस्तु छोटा है लेकिन प्रतिबिंब बड़ा है। ये अवतल दर्पण का खासियत है। अवतल दर्पण को ही हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारी दर्पण कहते हैं अवतल दर्पण को ही अभिसारी। और उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। अपसारी दर्पण पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। चलिए बिना देरी किए हुए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। बहुत ही ये सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? मोटर कार के हेडलाइट का बात किया गया है। यहाँ इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। यदि यही पूछता कि मोटर गाड़ी के साइड लाइट में, तो साइड लाइट में क्या हो जाता? उत्तल दर्पण हो जाता। लेकिन अभी यहाँ आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण, क्योंकि मोटर गाड़ी के हेडलाइट में पूछा गया है। चलिए बिना देरी किए हुए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। ये देखिए, ये क्या इंसिडेंट रे है? ये आने वाली है, फिर ये जा रही है। इनको हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण। ये होता है परावर्तित किरण। ये जितना कौन बनाता है इंसिडेंट रे के मदद से, उतना ये रिफ्लेक्टेड रे की मदद से बनाता है। यानी ये आई इजकल टू आर होता है। हम लोग जानते हैं कौन आई इजकल टू कौन आर होता है। यानी कहने का मतलब ये प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम भी है, कौन आई इजकल टू कौन आर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों होता है,
इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काल्पनिक होता है। यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, लेंस का सही मात्रक क्या होता है, लेंस का क्षमता का सही मात्रक क्या होता है। सब ये तो सबको मालूम होगा, डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। यानी प्रकाश की किरण का पथ जो दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है, तो किरण आरेख कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा, किरण आरेख कहते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, अगला प्रश्न है, दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, डायोप्टर किसका सही मात्रक होता है, तो लेंस का सही मात्रक होता है, यानी क्षमता का। यहाँ पूछा गया है कि टू डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग क्या देख रहे हैं, 20 है, 30 है, 40 है। इनका क्या हो जाएगा राइट आंसर, 50 हो जाएगा। हम लोग इसे भी जानते हैं 25 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, अगला प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, उसका क्षमता क्या होगा, 50D प्लस माइनस 5D माइनस 2D प्लस 2D। ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। यदि यहाँ क्या पूछा गया उत्तल लेंस में, यहाँ उत्तल लेंस में पूछा गया इसीलिए प्लस में लिया है प्लस 2D। यदि वही अवतल लेंस में पूछा जाता तो अवतल लेंस में क्या हो जाता, माइनस 2D हो जाता। लेकिन यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। यानी उत्तल लेंस में फोकसांतर 50 सेंटीमीटर होता है तो उनकी क्षमता क्या होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम में, एक भी यहाँ से प्रश्न दिए आप देख लेते हैं तो बाहर नहीं जाएंगे। चलिए बिना देरी किए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं प्रकाश के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, हम लोग आपको मालूम है उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है, केवल धनात्मक होती है, केवल धनात्मक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, अवतल लेंस की क्षमता होती है, ऑप्शन है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों। यहाँ समझने की बात क्या है, ऑप्शन क्या लिया है, यहाँ ऋणात्मक लिया है। लेकिन होता क्या है, जब दर्पण की बात कहता तो अवतल दर्पण में जो होता है माइनस और प्लस दोनों हो जाता है। लेकिन यहाँ लेंस की बात किया अवतल दर्पण में तो केवल ऋणात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं, अभी तुरंत इससे पहले बताए हैं उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। तो उत्तल लेंस को यदि उत्तल दर्पण पूछता तो अपसारी होता, लेकिन उत्तल लेंस पूछ रहा है तो अभिसारी होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यदि यहाँ लेंस पूछा इसीलिए अभिसारी होगा। यदि ये दर्पण पूछ लेता तो दर्पण में क्या होता, अपसारी होता, अपसारी, ओपो स्वाक रौद्रुगी का अपसारी होता। ये दर्पण की बात कर रहे हैं। यदि लेंस पूछ लिया तो अभिसारी हो जाएगा। इनका जस्ट अपोजिट उत्तल में अवतल में भी होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। यदि उत्तल दर्पण पूछता तो अभिसारी हो जाता, उत्तल दर्पण पूछता तो अभिसारी हो जाता। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो सबको पता है मिट्टी का कोई यूज नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वस्तु से छोटा। तो इनका क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, इससे पहले भी बताएं इसको, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो सबको मालूम होगा अवतल दर्पण, अभी तुरंत बताए हैं कि वस्तु इतना बड़ा है तो इनका प्रतिबिंब इतना बड़ा बन के करके दिखाता है प्रतिबिंब। डॉक्टर का पूछा जाएगा कि डॉक्टर जो है रोगियों को देखने के लिए, इलाज करने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ये तो
किस हम क्लास में पढ़ाए हैं और अच्छे से पढ़ाए हैं 2। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। सारा का सारा प्रश्न हम क्लास में करवा चुके हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ये कल परसों ही पढ़ाए हैं ये प्रश्न। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो ये मुड़ जाती है। कहने का मतलब हुआ, ये समझिए कि कांच है, ये कांच है और ये हवा है। ये पूरा माध्यम क्या है, ये हवा है और ये माध्यम नीचे वाला क्या, कांच है। प्रश्न है, जब ये ऐसे आएगा हवा से, जब कांच में प्रवेश करेगा तो क्या ये ऐसे ही जाएगा? तो नहीं, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, ऐसे जाएगा। तो यानी ये अभिलंब के दूर भाग जाएगा, अभिलंब के निकट, ये अभिलंब के समांतर। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। अभिलंब के निकट आ जाएगा, यानी अभिलंब के नज़दीक आ जाएगा। देखिए इसको जाना था ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं गया, ये हुआ कि ऐसे थोड़ा मुड़ गया, यानी अभिलंब ये है तो इनके नज़दीक आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझने के लायक है प्रश्न। चलिए हम प्रयास करते हैं आपको एग्जाम्पल दे दे के समझाए ताकि आप भूल नहीं पाए, लेकिन आप अच्छे से देखिए इनको। एक बार ना होता है फिर एक बार, 2 बार 3 बार देख लीजिएगा बाद में। 15 दिन पर 1 महीना पर देखते रहिए आप, इसी प्रकार से वीडियो को देखिएगा तो आपको ये कभी आप कुछ भी करते मोबाइल लिए हाथ में थोड़ा देख लीजिए। 10-15 मिनट का वीडियो रहता है आपका, उससे पढ़ाई का स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव पूरा स्ट्रॉन्ग कर देंगे यदि आप इसी प्रकार से हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। तो एक भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट के अंदर नहीं छूटने वाले हैं। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्य होता है। फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्य होता है, क्या होता है बताइए। ऑप्शन आपका आंसर है, फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्य होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्य होता है, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा शायद। देख लेते हैं उत्तल लेंस ही। देखिए उत्तल लेंस में क्या, हम अभी क्या बताए, उत्तल लेंस आंसर भी है। देखिए हम बताए हैं कि उत्तल दर्पण का ही या उत्तल लेंस का यूज क्या है, ये बहुत बड़ा स्पेस है। इनको छोटा सा भी इस चीज़ में क्या होता है, इतना बड़ा यदि आपका मोबाइल में कैमरा है, इतना बड़ा मोबाइल के कैमरा में इतना बड़ा चीज़ को स्पेस को आप लोग कवर कर लीजिएगा। करते हैं कि नहीं? आप फोटो खींचते हैं मोबाइल से या किसी कैमरा के माध्यम से, आप ही समझिए बहुत बड़ा जगह को आप लोग क्या करते हैं, इस छोटे से कैमरा की मदद से उसमें कैद कर लेते हैं। इसीलिए आपका उत्तल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये उत्तल ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम प्रयास करते हैं आपको एग्जाम्पल दे दे के समझाए ताकि आप भूल नहीं सके। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कैसा वीडियो आपको लग रहा है देखने में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। इससे पहले भी समझाए हैं। यदि साइड मिरर यानी गाड़ी के साइड मिरर के रूप में बताएं तो ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। यदि हेडलाइट के रूप में तब अवतल दर्पण हो जाएगा। अभी इनका आंसर क्या लेना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। साइड मिरर के रूप में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साइड मिरर के रूप में। सबको मालूम होगा, बहुत व्याख्या करके बता चुके हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। सवाल है फोकस दूरी यानी एफ इजकल टू 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। हम लोग जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, फार्मूला एफ बराबर r/2 होता है। हमें इस एफ का मान मालूम है 10, ये 2 जो है यहाँ आगे गुना हो जाएगा, यानी 2 बराबर क्या हो जाएगा, आर क्या है त्रिज्या, तो 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी इज राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोणों को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, ये तो सबको ही मालूम होगा। ये क्या कहलाता है, निर्गत कोण कहलाता है। जब निर्गत किरण आ गया और एक अभिलंब आ गया तो ये क्या हो जाएगा, निर्गत कोण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, अगला प्रश्न, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। देखिए प्रश्न आ गया इंपॉर्टेंट, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, इसको हम लोग अभी भी समझेंगे। देखिए अच्छे से, प्रश्न क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। अभी हम क्या बताएं, बहुत सामान, इतना बड़ा सामान है, इनको हम लोग को कैमरा में देखना है, यानी सरल यानी उसमें ज़्यादा, इसमें हम लोग को हार्ड वर्क नहीं करना है।
ये सरल सिंपल सी बात है। तो बहुत बड़ा चीज़ को हम लोग छोटी चीज़ में देखेंगे तो कौन सा दर्पण का प्रयोग करेंगे, कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, किस लेंस के द्वारक सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। किस लेंस के द्वारक काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, ये कौन सा हो जाएगा, अवतल हो जाएगा, अवतल। सबसे पहले तो हम लोग ये भी जान लें ऑब्जेक्टिव की मदद से, ये कौन सा लेंस है, तो ये कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। ये कौन सा है, ये है अवतल। ये क्या है, अवतल। तो यह देखिए इनका क्या है, इनके दोनों बगल क्या है, दोनों साइड में पतला है और बीच में क्या है, मोटा है। लेकिन इनका क्या, दोनों साइड में क्या मोटा है, बीच में पतला है। तो पहचानने का नियम है, अवतल दर्पण में पतला और उत्तल दर्पण में मोटा बीच में। यहाँ अवतल दर्पण में बीच में पतला। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। देखिए कितना इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। प्रश्न है अगला, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण इक्वल टू विचलन कोण। हम लोग सबको मालूम होगा क्या है ऑप्शन नंबर, आपतन कोण बराबर यानी परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसका आंसर ले लिया है ऑप्शन नंबर बी, लेकिन ये गलत है। ये क्या है, गलत है, नहीं ऑप्शन यहाँ ये लिखा अपवर्तन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण। हम लोग को मालूम है ये क्या होता है, ये आपतित किरण होता है, ये परावर्तित किरण होता है। ये कोण आपतित कोण होता है, ये कोण क्या होता है, परावर्तित कोण होता है। तो प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है, ये आपतित कोण बराबर परावर्तित कोण। यहाँ क्या लिया है, अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण। हाँ सही है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, सही है। सॉरी ये हम पढ़ने में थोड़ा ठीक हो गया, ये सही है, आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, क्या होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनेगा ये कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। हम लोग इससे पहले भी देख चुके हैं, अवतल में बोले या उत्तल में बोले। ऐसे होता है जब ये P है, ये C है, ये F है और ये P है। जब वस्तु को F और P के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यहाँ बनता है। यहाँ बनता है, ये सीधा बनता है। कैसे बनता है, तो ये काल्पनिक बनता है। इसको हम लोग डॉट डॉट से डिनोट करते हैं। यही क्या कहलाता है, काल्पनिक। जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो ये सीधा बनेगा, और उत्तल में भी सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस, अब पूछ दिया इसमें क्या, मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस कितना होता है, तो 2 होते हैं। कितना होता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, अवतल होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा, सर्च लाइट। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है, तो कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो सबको मालूम होगा, 1 डायप्टर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पूछ दिया उत्तल लेंस में, पॉजिटिव लेना है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा इनका। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, किसी गोल्य दर्पण तथा किसी पतले गोल्य लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर तथा लेंस संभवतः होगा। सवाल है, फिर से पढ़िए सवाल को। अगला प्रश्न है, किसी गोल्य दर्पण तथा किसी पतले गोल्य लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण और लेंस संभवतः होंगे। तो क्या हो गया, दोनों अवतल होंगे, दोनों उत्तल होंगे, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल होंगे। यहाँ प्रश्न समझिए, बोल रहा है कि गोल्य लेंसों दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। जब भी माइनस में आए तो आँख मूंद के क्या लगाना है, ये अवतल दर्पण लगाना है। यानी ये अवतल लेंस भी होगा,
ये उत्तल लेंस भी हो, अवतल दर्पण भी होंगे और अवतल लेंस भी होंगे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। यहाँ पूछ दिया, यहाँ बता दिया गया है कि दोनों यानी दोनों फोकस दूरियाँ माइनस में ही है, -15 सेंटीमीटर। जब भी माइनस की बात आए आँख मूंद के अवतल दर्पण लगा देना है। जब पॉजिटिव धनात्मक की बात आए तो सब क्या लगा देना है, उत्तल लगा देना है। ये समझना है, माइनस से अवतल प्लस से उत्तल, माइनस से अवतल प्लस से उत्तर, ये सबको याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 ही नियम हैं। पहला नियम क्या है? ये है, और ये किरण और अभिलंब, ये तीनों क्या होता है? ये अपवर्तन में पूछा है, तो ये क्या होता है? ये आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु में होता है, उसमें इसका कोई जरूरी नहीं होता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है। ये प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? ये इसका जो है sin I जिया, sin I और उसके बाद sin R, ये दोनों का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है, यानी म्यू के बराबर होता है, जो कि इसे हम लोग बोलते हैं स्नेल का नियम। इसीलिए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम है। चलिए हम लोग दोनों नियम को भी देख लिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम का, जस्ट आ गया sin I बटा sin R। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक उत्तल लेंस होता है, सभी जगह समान मोटाई, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अभी तुरंत समझाया हुआ। लेंस क्या होता है? ऐसे होता है। ये क्या है? अब तो उत्तल लेंस है। अगला प्रश्न देखिए, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, अवतल लेंस में पूछ रहा है, तो क्या होता है? यू भी बटे यू होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। हम लोग अभी तुरंत पढ़े कि F बराबर क्या होता है? R/2। इसको क्या किया है? तो R बराबर क्या कर लिया है? 2F कर लिया है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण में, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर, सीधा, वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस की बात किया गया है, तो उत्तल लेंस में क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस में जब बीम F और 2F के बीच रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब होता है बराबर, वास्तविक होता है। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर ए में ही है, बराबर वास्तविक होता है। चलिए अगला प्रश्न, साइंस इसीलिए समझाने में थोड़ा समझा के चलते हैं, इसीलिए थोड़ा वीडियो 2-4-5 मिनट लंबा भी हो जाए तो इसलिए कोई बात नहीं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, तो गोलीय लेंस कहते हैं, गोलीय लेंस का। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हालांकि हम तो ऐसे ज्योग्राफी का CSE प्रश्न कराए हैं, केवल 20 मिनट में 22 मिनट में करवा दिए हैं, लेकिन यह थोड़ा साइंस है, समझना भी है ताकि याद रहे। अगला प्रश्न देख रहे हैं, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है कहलाता है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है तो कौन सा कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। मध्य, ध्रुव, गोलार्ध, अक्ष, सबको मालूम होगा ये क्या है? ध्रुव है। कहने मतलब ये मानो ये दर्पण है, इसके मध्य जो है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं, यानी ध्रुव, जिनको इंग्लिश में पोल भी बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक क्या होता है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक, जब भी आवर्धन किया सही मात्रक पूछ दे तो ये क्या होगा? मात्रक भिन्न होता है, यानी मात्रक लेस होता है, इसमें मात्रक नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु कहते हैं, मानो ये एक लेंस है,
तो इनका जो ये केंद्रीय बिंदु है यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है प्रकाशिक केंद्र। क्या प्रकाशिक केंद्र कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है आपके, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस का पसंद करेंगे? किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आपकी निम्न में से कौन सा लेंस का पसंद करेंगे? तो हम लोग कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? 5 सेंटीमीटर वाले उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी का उत्तल लेंस। चलिए अगला प्रश्न, आप 5 सेंटीमीटर क्यों लिए? तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, एक डायप्टर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है और 100 सेंटीमीटर को हम लोग 4 से भाग मार देंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर को हम लोग ढूंढते हैं, हम लोग को जो है आसानी से देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर न्यूनतम ये देखने की दूरियां हैं। चलिए अगला प्रश्न है, न्यूमेरिकल विषय है हालांकि, निम्न में से कौन सा दर्पण सूत्र है? दर्पण सूत्र कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं क्या होता है दर्पण सूत्र, 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ v क्या है? यहाँ v प्रतिबिंब की दूरी है, u क्या है? वस्तु की दूरी है। v प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी। चलिए ऑप्शन नंबर ये देख लीजिए क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर ए में है, मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो सी से निरूपित करते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल होना चाहिए। यहाँ लिखे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, छाल दे दिया है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगा? तो 3 × 10⁸ होगा। ये 308 नहीं समझना है, ये क्या है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ए राइट हो जाएगा। हम क्या बोल, जब कोई भी दर्पण हो और डॉक्टर से रिलेटेड बात हो तो समझ लेना वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो क्या होती है? स्वतः सी बात है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगी? पतले हो गए यानी कम होंगे। अगला प्रश्न है, लेंस के मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होते हैं? तो अधिक होते हैं। ये तो सिंपल सी बात है, मोटा रहेगा तो अधिक, पतला रहेगा तो कम होगा। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? आभासी एवं सीधा होगा। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच आभासी एवं सीधा, कहने का मतलब वो एक अवतल दर्पण है, इसीलिए समझा रहे, इसीलिए थोड़ा वीडियो तो 4-5 मिनट लंबा होगा। देखिए ये पी है, ये क्या है? एफ है। यहाँ क्या पूछा गया है? पी ध्रुव, यानी ध्रुव ये हो गया, और ये क्या? फोकस, तो ये फोकस ये हो गया। इनके बीच में रखे हैं वस्तु की। यहाँ इनका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सबको मालूम हुआ ऐसे बनेगा। ये आभासी भी होगा, यानी ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा, यानी और दर्पण से पीछा बनेगा, यानी सीधा बन रहा है। देखिए वस्तु के सीधा बन रहा है, यही लिखा गया कि आभासी यानी काल्पनिक बन रहा है और सीधा बन रहा है। ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट हो जाएगा। चलिए हम आंसर इसीलिए दे दिए हैं नीचे में, ताकि आप लोग बाद में वीडियो देखिएगा या पीडीएफ भी पढ़िएगा, ताकि आप लोग भी तुरंत वीडियो, जब तक हम आंसर बोलेंगे तब तक आप इस वीडियो को अपने से कंफर्म हो सके वीडियो के आंसर देखकर। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस प्रकाशिक केंद्र, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, तो कैसा होगा? आभासी एवं सीधा होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा उत्तल लेंस में। अगला प्रश्न है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो क्या होगा? अनंत पे। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब का स्थिति क्या होगी? तो क्या होगा? तो ये अनंत पे होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? क्या होगी? वक्रता केंद्र पे होगी, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच होगी, अनंत पे होगी,
यह ध्रुव एवं उग्रता केंद्र के बीच होगी। यहाँ सबको ये समझना है पहले क्या है। यहाँ थोड़ा हम इसको लेते हैं। आपको ये क्या हो जाएगा, ये प्रश्न है पहले क्या, उत्तल लेंस के मुख, ये देख रहे थे प्रश्न कितना बचा है। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर जब उत्तल लेंस की बात हो ना, जब फोकस पर रख दिया है तो इनका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है। वही क्या होगा, उत्तल दर्पण रहता तो इनका फिर चेंज हो जाता, फिर वह वस्तु से छोटा बनता और ये क्या बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच ही बन जाता है। लेकिन यहाँ बात हुआ है कि उत्तल लेंस की बात हो रहा है और मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। ऑप्शन नंबर सी जाए, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अवतल लेंस की मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब का स्थिति क्या होगी। यहाँ पूछा गया है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब का प्रतिबिंब स्थिति क्या होगी। इनका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे प्रतिबिंब का स्थिति क्या होगी। तो क्या हो जाएगा आपका फोकस बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। ऑप्शन नंबर डी यानी फोकस पे हो जाएगा। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो फोकस पर होगी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाले प्रकाशिक किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होगी। प्रश्न है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद क्या होगी। विचलन के साथ निर्गत होती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, बिना विचलन के निर्गत होती है, तो क्या होगा ये सबको मालूम है। ये क्या होता है, तो इसमें विचलन होता है। हम लोग उसे प्रिज्म भी पढ़े हैं। प्रिज्म क्या होता है सब जानता है, एक 7 रंग बनता है, 7 कलर बनता है, तो किसका इफेक्ट है, तो ये प्रिज्म से गुजरता है तब प्रकाश। तो प्रिज्म होता कैसे है, मान लो कि एक प्रिज्म है, कहने का मतलब ये एक प्रिज्म है, समझ भी लीजिए। यहाँ एक प्रकाश के अंदर प्रकाश आ रही है, ये जब गुजरे तो ये कितना रंगों में विभक्त होगा, 7 रंगों में विभक्त होगा, 2 2 4 2 6 1 7, ये 7 रंगों में। ये ऊपर में क्या होगा, रेड होगा, ये सबसे नीचे में क्या होगा, तो बैगनी होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में आवर्धन के पश्चात क्या होती है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, यानी जो आने वाली किरण है वह मुख्य अक्ष के समांतर होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस के आवर्धन के पश्चात क्या होगी। तो इनका राइट आंसर क्या होगा, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के दूर चल जाती है, निर्गत किरण जो है मुख्य अक्ष के दूर जाती है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको ये प्रश्न टोटल खत्म हो चुका है। ये वही 2 5 4 5 प्रश्न है, इसको रिपीट हुआ है वही प्रश्न है। कि आप अभी हम लोग क्या किए हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दोनों खत्म कर चुके हैं। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यह हम टोटल इनका ऑब्जेक्टिव देखें। अभी एक भी हम गारंटी देते हैं, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएंगे आपका। यदि आप इतना कर लेते हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए तो एक भी प्रश्न इनसे बाहर नहीं जाएगा। और यदि आप लोग को PDF चाहिए तो एक ही हमारा स्टडी PDF का नाम है, टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप वहाँ जाकर ज्वाइन करके PDF चैप्टर वाइज डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात गई, यहाँ आंसर भी आपके नीचे में है, आप रिवाइज करने के लिए आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं PDF से, या नहीं तो यदि आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कम से कम ये 20-25 मिनट का वीडियो है, इनको पहले एक बार 1 गुना करके देख लीजिए, दूसरा बार इनको देख लीजिए 10 दिन पर 15 दिन पर, बीच बीच में ये छोटा सा तो वीडियो ही है। इसी प्रकार से हम लोग हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज लेकर आएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए
क्या आप लोग का संस्कृत का ऑब्जेक्टिव चाहिए? संस्कृत का ऑब्जेक्टिव चाहिए तो हम संस्कृत का क्या करेंगे? संस्कृत का जो कि सबको बच्चा को भारी लगता है, सबको वह भारी लगता है, हम संस्कृत का ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से करा देंगे। एक भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में संस्कृत प्रश्न के बाहर नहीं जाएंगे, ये गारंटी देते हैं। यदि 50 नंबर है तो 50 का 50 हमारे इस वीडियो से होंगे, चैप्टर वाइज होंगे। तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आप लोग को संस्कृत का ऑब्जेक्टिव चाहिए या क्या किस टॉपिक पे हम वीडियो लेके आए हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी दें। यही न था, हम तो टॉपिक वाइज दे ही रहे हैं ऑब्जेक्टिव। आप लोग भी अपना राय दीजिए। धन्यवाद। वीडियो को यहीं अंत करते हैं।